The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 सितंबर 2012 को अहमदाबाद में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि विकास के लिए इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से समस्या सॉल्व नहीं होती। एक छोटे से कमरे में एशिया के भिन्न भिन्न देशों के नीति निर्धारक बैठ करके मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर सोच रहे हैं। आमतौर पर इस प्रकार के सेमिनार सिंगापुर में होते हैं, टोक्यो में होते हैं, कभी कभी बीजिंग में होते हैं। इस प्रकार के विषयों का नेतृत्व कभी भी हिंदुस्तान के नसीब नहीं होता है। लेकिन ये गुजरात का सौभाग्य और अहमदाबाद की कमाल है कि बीआरटीएस की सफलता ने एशिया के अनेक देशों को यहां खींच लाने के लिए सफलता प्राप्त की है। विश्व के सभी देशों के सामने ट्रांसपोर्टेशन विषय को लेकर के एक बहुत बड़ा चिंता का हम अनुभव कर रहे हैं। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, मल्टीमोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, बढ़ते हुए व्हीकलों की संख्या, इंसान को स्पीड की ओर अधिक लगाव, और दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस। इन सभी सवालों के जवाब हमें एक साथ ढूंढने हैं ताकि लोगों को बस की सुविधाएं मिले, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं मिले, एनर्जी कंजर्वेशन में हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, लोगों के समय की बचत करें, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हो कि जिसमें सामान्य मानवीय को सुरक्षा का एहसास हो। इन सभी पहलुओं पर अगर हमें सोचने में देरी की तो कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। आज किसी व्यक्ति को मुंबई जाना है, मुंबई में बसना है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में समस्या ये आती है कि दिन भर में आऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे। वो 50 बार सोचता है, सबसे पहले समस्या ये आती है। आज हिंदुस्तान के कई शहर ऐसे हैं कि जिसमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के एवरेज टाइम 55 to 60 मिनट है। अभी हम गुजरात के अंदर भाग्यवान हैं, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों में अभी भी, कि हमारा रीचिंग टाइम एवरेज 20 मिनट्स का है। लेकिन फिर भी चाहे 20 हो या कहीं पर 55 हो, कहीं पर 60 हो, ये अपने आप में इसको कैसे कम किया जाए और फिर भी सुविधा बढ़ाई जाए, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और उस चैलेंज को कैसे हम निभाएंगे। दूसरी बात है, इन सारे विषयों को अगर हम टुकड़ों में सोचेंगे कि चलिए भाई आज अब लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो ट्रांसपोर्ट के लिए सोचो,
फिर कभी बैठेंगे तो सोचेंगे कि स्कूल को जाने वाले बच्चों की व्यवस्था के लिए सोचो। तीसरे दिन सोचेंगे तो भाई चलिए वहां पे फेस्टिवल हो रहा है, तो वहां का कुछ सोचो। अगर टुकड़ों में चीजों को सोचा जाएगा तो इन समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। और इसलिए हमारे देश में और विशेष करके एशिया के कुछ देशों ने इस दिशा में काम किया है। उससे सीखते हुए हमने पूरे गवर्नेंस के मॉडल को विकसित करना पड़ेगा। हमने अर्बन डेवलपमेंट का साइंटिफिक अप्रोच क्या हो, इस पर हमने बल देना होगा। हम सिर्फ हाउसिंग इंडस्ट्री को एड्रेस करें और हाउसिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करें और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को न करें। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को करें लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को न करें। हम ट्रांसपोर्टेशन को करें लेकिन पावर सप्लाई को न करें। हम पावर सप्लाई को करें लेकिन गैस ग्रिड को न करें। हम गैस ग्रिड को करें लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न दें। अगर हम ऐसा टुकड़ों में करेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि हम सुविधाओं को पहुंचा सकते हैं। और इसलिए एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच, और उसके लिए सबसे पहली जो मैं आवश्यकता हमारे देश में वैसा करता हूं कि जिस प्रकार से आईआईएम के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, एमबीए के भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, ये समय की मांग है कि हमारे देश में जितना हो सके उतना जल्दी अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन इनिशिएटिव्स को लेकर के यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक्सपर्ट टैलेंट हमको तैयार करनी होगी जो इन बढ़ते हुए, क्योंकि गुजरात एक स्टेट है जहां मेरा आज 42% अर्बन पॉपुलेशन और 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट टू द अर्बन एरिया है। अगर ये मेरी स्थिति है तो मेरे लिए आवश्यक बन जाता है आज इस प्रकार का साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले ह्यूमन रिसोर्स भी उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं कोई विदेश पढ़ करके आया तो ऐसे 2-4 लोग मिल जाएंगे कि जिनका इसी विषय पर मास्टरी की है। आवश्यकता यह है कि हमारे देश की गिवन सिचुएशन के संदर्भ में, एशियन कंट्रीज की गिवन सिचुएशन के संदर्भ में हम किस प्रकार का अर्बन मैनेजमेंट खड़ा कर सकते हैं। और जब अर्बन मैनेजमेंट का पूरा सोचते हैं तब जाकर के उस पर ट्रांसपोर्टेशन मुद्दा आता है। अब जैसे गुजरात जैसा प्रदेश है, बीआरटीए में हम सफल हुए, और कभी कभी मुझे लगता है कि हम बीआरटीए में सफल सिर्फ होते तो दुनिया का ध्यान नहीं जाता। हमारा दुर्भाग्य है कि हम कितना ही पसीना बहाएं, कितना ही अच्छा करें, लेकिन शुरू में किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता है। जब दिल्ली में बीआरटी फेल हुआ तब गुजरात पे ध्यान गया। अगर दिल्ली फेल न गया होता तो हमारे सक्सेस की तरफ किसी की नजर नहीं जाती, और हम सफलता की दिशा में, सफलता की और लोगों को ले जाने के पक्ष में हैं। अब हम बीआरटीएस पर रुकने के मूड में नहीं है, हम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आप लोगों को जिस दिन मैंने कांकरिया रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया था, उस दिन हमने कहा था हिंदुस्तान में पहली बार हम एम्फी सर्विस को शुरू करने जा रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर जो कि नर्मदा का पानी बहा है, अब उसमें हम उस ट्रांसपोर्टेशन को मोड को ला रहे हैं कि जिसमें बस पानी में चलेगी और जहां पानी पूरा हो जाएगा फिर वो जमीन पर दौड़ने लगेगी। हमने नई नई व्यवस्थाओं का उपयोग करना होगा। अब गुजरात के पास 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन है, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन का उपयोग होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम आने वाले दिनों में, और हम बीते हुए कल के गाने गाकर के दिन पसार करने वाले लोग नहीं है, रोज नए सपने देखते हैं और सपनों को साकार करने के लिए जी जान से जुटते रहते हैं। 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन विद इन स्टेट हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन मोड क्यों न बने? सारा हमारा जो बर्डन आज है उसको कितना % हम रिड्यूस कर सकते हैं? आज जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, मुझे अगर मुंबई से कोई लगेज आता है और मुंद्रा तक ले जाना है या मुझे कच्छ मांडवी तक ले जाना है, अगर वही लगेज को मैं समुद्री तट से ले आता हूं तो मैं पूरा ट्रांसपोर्टेशन का कितना प्रेशर कम कर देता हूं।
और सेफ्टी और सस्ता भी कर देता हूं, एनर्जी सेविंग का भी काम कर सकता हूं, एनर्जी सेविंग का भी काम कर सकता हूं। और इसलिए हम 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अखबार पढ़ने का आदत है, तो हर मुख्यमंत्री या मंत्री के मुंह से एक बात हम बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि गोगा दहेज फेरी सर्विस। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने लोगों से सवाल पूछा कि भाई ये मैं बचपन से सुनता पढ़ता आया हूं, इसका हुआ क्या? मित्रों, अखबार में तो हम चीज देखते थे, कागज पे फाइल पे कहीं नजर नहीं आती थी। अब मैंने उस बीड़ा उठाया है, मैं उसको गोगा दहेज फेरी सर्विस को शुरू करने जा रहा हूं। अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है। अब ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा। 100 से अधिक व्हीकल उसके अंदर आ जाएंगे, 1000 से अधिक पैसेंजर आ जाएंगे। कितनी एनर्जी सेविंग होगा, कितना समय का बचाव होगा और कितना एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के प्रेशर को वो कम करेगा। यानी हम उस दिशा में जा रहे हैं। मित्रों, मेरे गुजरात के लाइफलाइन है नर्मदा, लेकिन सिर्फ पानी बहता रहे तो वो लाइफलाइन रहेगी ऐसा मैं नहीं मानता। मैंने कुछ लोगों को अभ्यास करने में लगाया है कि गुजरात के हार्ट में से निकलने वाली 500 किलोमीटर का कैनाल है, मेन कैनाल, क्या उसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं? लोगों को फंड भी मिल जाएगा, प्रेशर भी कम होगा और कम से कम लगेज तो ले जा सकते हैं। छोटे से पानी से 1 फुट ऊंचे ऐसे बुझ पर तो कहीं पर भी ब्रिज आता होगा, नाले के नीचे से निकलना होगा, तो भी वो 500 किलोमीटर लॉन्ग, यानी जो काम करने के लिए अरबों खरबों रुपए 500 किलोमीटर रोड बनाने के लिए लग जाएगा, वो आज वाटरवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हो सकता है क्या? मित्रों, आप गुजरात के अध्ययन करेंगे तो देखेगा कि जो गरीबों की भलाई के काम है उसको ऊंचाई पर ले जाने की हमारी सोच है। हमने ज्योतिग्राम योजना क्यों की? सामान्य मानवी को 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अमीर को तो अपने घर में जनरेटर लगा सकता है, गरीब के घर में स्विच ऑन करने से बिजली मिलनी चाहिए। उस गरीबों के प्रति लगाव का परिणाम है कि ज्योतिग्राम योजना ने जन्म लिया। 108 क्यों आई? किसी अमीर को ऐसा अस्पताल जाना है तो उसके लिए 50 एम्बुलेंस घर के सामने खड़ी हो जाएगी, हेल्थ केयर करने वाला पूरा कॉन्वॉय उसके घर आ जाएगा। सामान्य आदमी बीमार हो तो कहां जाएगा? और उस पीड़ा में से, उस दर्द में से 108 सेवा का जन्म हुआ और आज गरीब से गरीब व्यक्ति 1 रुपया का खर्च किए बिना 108 अपने घर पे बुला सकता है और उसको आगे ले जा सकता है। अभी परसों हमने कार्यक्रम को समर्पित किया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने दिया है, खिलखिलाट। खिलखिलाट योजना अस्पताल तक तो ले जाती है 108, लेकिन जब वो ठीक होने के बाद बच्चा जन्म लेता है और बच्चे को लेकर के घर जाता है और उसको अगर सही व्यवस्था नहीं मिली और 48 आवर में बच्चा जब घर जा रहा है और कोई इन्फेक्शन लग गया तो हमें बच्चे की जान गंवानी देनी पड़ती है। उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए उस माँ और नवजात शिशु को उसके घर तक छोड़ने के लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन देने का काम ये खिलखिलाट योजना हमने समर्पित की 2 दिन पूर्व की। हर योजना में हमारे केंद्र में गरीब है। बीआरटीएस गरीब सामान्य मानवी को समय पर पहुंचने के लिए और सम्मानपूर्वक बैठने के लिए हमने व्यवस्था की। हमने स्मार्ट कार्ड बनाया तो किसके पास बनाया? The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी